असलम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 18 स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। वो माही को कॉल मिलाने लगा था और दूसरी तरफ माही उसी की कॉल का इंतजार कर रहे थे। माही ने रोहेल की कॉल देखकर जल्दी से पिक की। रोहेल जी, रोहेल की जान, रोहेल मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। माही बेसाता रोने लगी। इस पर रोहेल को लगा कि उसके दिल को एक झटका सा लगा। उसके दिल में एक दर्द सा उठा था। उसे तकलीफ सी महसूस हुई थी। मेरी जान, आप रो क्यों रही हो? मैं भी आपको बहुत याद कर रहा हूँ। आपकी तबीयत कैसी है अब? रोहेल, मैं ठीक हूँ। रोहेल, आप वापस कब आएंगे? माई का फिर से वही सवाल था जिस पर रोहेल खामोश हो गया था। रोहेल, बताएं आप कब आएंगे? मेरी जान, मैं बहुत जल्द आऊंगा। तब तक आपको अपना बहुत सारा ख्याल रखना होगा। रोहेल, मैं ख्याल रख रही हूँ। प्लीज रोहेल, कल मत काटिएगा प्लीज। मुझे आपसे बात करनी है। माई को डर है कि रोहेल फिर से मुख्तसर बात करके फोन बंद कर देगा। मेरी जान, आपको किसने रोका है? आपको जो बात करनी है करो, जितनी देर बात करनी है करो। मैं यही हूँ। क्योंकि आज उन्हें शाम तक मिशन को लेकर कोई काम नहीं करना था, इसलिए रोहेल ने माही से बात करने का फैसला किया था कि आज का वक्त ही वो माही को देगा। रोहेल, आपको पता है कि मैं बेहोश हो गई थी। व्हाट? ये क्या कह रही हो माही? यानी आपकी तबीयत अब भी खराब है? प्लीज प्लीज डॉक्टर को दिखाओ प्लीज। जी जी, मैं अब ठीक हूँ। माही के पापा रोहेल इंतहा का परेशान हो गया था। इसके खुद को समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ रहकर माही के बारे में खबर कैसे रखे। फिर एक तरकीब याद आई, मगर फिलहाल वो माही से बातों में लगा रहा था ताकि माही दोबारा से उदास ना हो, उसका जहन बट्टा रहे। रोहेल, आपको पता है मुझे आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत हो गई है। ओह अच्छा, कितनी ज्यादा? रोहेल ने मुस्कुराते हुए पूछा तो माही भी मुस्कुराने लगी। आपसे भी ज्यादा? ओह सच में? फिर तो मुझे अब और भी ज्यादा प्यार करना पड़ेगा ताकि मोहब्बत के मामले में मैं आपसे आगे हो जाऊं। आप हो ही नहीं सकते। माही ने रोहेल को चिढ़ाया। ओह अच्छा, वो कैसे? क्योंकि आप तो मुझसे इश्क करते हैं ना, और इश्क तो मोहब्बत से पहले से ही बहुत ज्यादा आगे है। माही की बात पर रोहेल मुस्कुराया था। यानी उसकी स्लीपिंग ब्यूटी समझ चुकी थी कि रोहेल का उससे सिर्फ मोहब्बत ही नहीं बल्कि इश्क करता है। वो उसकी गर्दन पर अपना लम्स छोड़ता हुआ उसे दूर हुआ, जिस पर अरीशा ने शुक्र अदा किया। मगर वो ये समझ चुकी थी कि फिर चाहे उसकी जिद छोटी हो या बड़ी, उसे अगर पूरी ना कर दी जाए तो वो गुस्से से पागल होने लगता है। और आज जब वो अपनी छोटी सी जिद पूरी कर चुका था, वो उसे खुद की बाहों से आजाद करता हुआ अपनी सीट पर जा बैठा। कुछ ही देर मिनटों में हम पहुंचने वाले हैं। तो अपना हुलिया ठीक कर लो। शक्ल देखी है, बिल्कुल पागल खिसकी हुई चुड़ैल लग रही हो। शराम पनाही उसकी तरफ देखे हुए उसकी एक छोटी सी इंसल्ट कर गया था, जिस पर अरीशा बेयकीनी की कैफियत में उसको देख रही थी। कभी तो इतनी तारीफ करता था और कभी अचानक से कुछ भी कह देता था। वह शीशे में शक्ल देखने लगी। बाकी उसके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। उसे जल्दी से अपना बैग निकाला और अपना हुलिया दुरुस्त करने ठीक करने लगी। तकरीबन 5 मिनट के अंदर अंदर उसने अपना लुक बिल्कुल पहले जैसे कर लिया था। जबकि शेहराम की नजर उस पर पड़ी तो एक अदा से उसको देखने लगी, जैसे कह रही हो कि आप बताओ कैसी लग रही हूँ। गुड। आप कुछ बेहतर लग रही हो। तुमसे पूछा किसने है? शेहराम ने सादा से अल्फाज अदा किया, जिस पर अर्शा मुंह बनाते हुए जवाब दे गई थी। कुछ ही देर में उनका हेलीकॉप्टर भी यूके की बिल्डिंग पर लैंड कर गया था। वो जल्दी से उतर कर जाने लगी और शेहराम उसके पीछे पीछे चल दिया। अभी वो लोग सीने उतर कर नीचे आए थे और एक बड़ी सी मर्सिडीज उनके सामने आ रुकी तो श्याम के इशारे पर उसके साथ उसके घर में जा बैठी। ये किस जगह जा रही हैं हम? पहले जो काफी देर तक अपनी जुबान बंद किए बैठी हुई थी, अब सामने एक खंडरनुमा घर की तरफ जाते देखकर कहने लगी, ये एक जगह है जो खास तुम्हारे लिए है। मैं इस खंडरनुमा कारखाने में क्या करूंगी? इस खंडरनुमा घर की इतनी औकात नहीं है कि मैं यहाँ रहूं। बेबी, ये तो अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा कि किसकी औकात कैसी है। श्याम की बात पर वह सड़े हुए मुंह बनाते हुए चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गई और मुंह में बकबक करती रहे। पता नहीं इतने दिन जिस घर में रखा था वो किसका था। बंदा तो बड़ा अमीर है और यहाँ देखो जरा, न जाने किसके 100 साल पुराने कारखाने पर कब्जा जमाया जा रहा है। शराब मसल से उसकी बकवास सुन रहा था मगर कहा कुछ नहीं था। उसकी जुबान को ब्रेक तो तब लगा जब अंदर का गेट खुला और सामने का मंजर नजर आया। अब उसकी शक्ल देखने वाली थी। वाह! ये साथ उसके मुंह से निकला जबकि शेराम खामोशी से उसको देख रहा था। ये क्या है? इस मुजस्मे को बड़ी हैरत से देखने लगी। कहा था ना कि हाथ तुम्हारे लिए क्या है। फिर उसकी नजर मुजस्मे के नीचे गोल्डन अल्फाबेट से लिखे गए वर्ड्स पर पड़ी थी, द पीस। और साथ में ही उसने ये लिखा हुआ था, एंड इज ब्यूटीफुल क्वीन, यानी जिस नाम से उसको पुकारता था यही सब तो लिखा गया था। वह खामोशी से बराबर बैठे शख्स को देख रही थी जो मुतमिन अंदाज में उसे देख रहा था। ऐसे क्या देख रहे हो? कोई मेरी शक्ल नहीं देखी? देखी है, मगर शक्ल का रंग जो अभी भी उड़ा हुआ है उसे देखने का मजा ही अपना है, उसे चुराते हुए कहने लगा था। जबकि अरीशा अब शर्मिंदा हो रही थी। उसके बारे में कितना गलत सोच रही थी, जबकि वो तो वाकई में उसे अपनी ब्यूटी क्वीन समझता था। और वो जो दिखता था बिल्कुल वैसा ही था, उसमें बनावट बिल्कुल भी नहीं थी। उसकी गाड़ी फार्म हाउस के सामने रुकी तो दो गार्ड्स ने आगे बढ़कर गाड़ी का दरवाजा खोला। अरीशा अब उस फार्म हाउस में बाहर से देख रही थी। ये तुम्हारा ही है ना? नहीं, हमारा है।
अरीशा उसकी बात को मुंह बनाते हुए इग्नोर कर गई थी और खुद अंदर चले गई। साहब जी खुश आमदीद, बाकी सब कहाँ है? साहब जी सब अपने कमरों में है, आपके हुक्म से नाश्ता तैयार कर दें। ओके फास्ट, वो कहता हुआ सामने लगी लिफ्ट की तरफ जाने लगा। यहाँ तुम्हारे अलावा भी कोई रहता है? कुछ मेहमान है जो आज ही यहाँ आए हैं। चलो चलो, ऊपर हमारा रूम है। उसे देख उसके साथ खुद के जाने का इशारा करते हुए लिफ्ट का बटन दबा चुका था। अब वो दोनों लिफ्ट के अंदर जा चुके थे। अब लोग तीसरी फ्लोर पर थे। ये हमारा कमरा है। मेरा किधर है? ऋषा के पापा शेराम उसे घूरकर देखने लगा। सुना नहीं तुमने कि ये हमारा कमरा है? शेराम के पापा ऋषा खामोशी से उसके पीछे चलती थी, क्योंकि वो बिल्कुल भी बहस के मूड में नहीं थी। जबकि वो खरूस करेला तो लड़ने के लिए हमेशा ही तैयार रहता था। उसकी तो फौज में होना था, इसको तो फौज में होना था। खरूस करेला, वो खुद से कहती हुई उसके पीछे चली गई थी। जबकि आगे चलता हुआ शख्स अपने बारे में अदा किए गए अल्फाज सुन चुका था। अंदर का मंजर तो बाहर से भी कहीं ज्यादा हसीन था। वो कोई आम सा कमरा नहीं था, बल्कि किसी जन्नत का हिस्सा मालूम हो रहा था। पहले तो वो सुकून से पूरे कमरे का जायजा लेने लगी, जबकि शेराम वार्डरोब से कपड़े निकाल कर फ्रेश होने के लिए चला गया था। वो अब बेड पर लेट चुकी थी। उसे थकन का एहसास हो रहा था। कुछ ही देर गुजरी थी जब उसकी आंख लगी थी। जब वो बाहर आया तो उसे सोता पाकर उसके करीब आया और झुककर उसकी गर्दन को चूमने लगा। ताबीब अपने चेहरे पर किसी के गिले बालों को महसूस करते हुए जल्दी से आंखें खोलती है। तो तुम दूर हटो। उसकी अक्कड़ अभी भी कम नहीं हुई थी। अरीशा ने झटके से उसे खुद से दूर किया, जबकि शेराम मुंह में कुछ कहता हुआ वहां से उठ गया। लेकिन अरीशा अभी उसे ही देख रही थी। वो डार्क ब्लू रंग का ट्राउजर पहने हुए खुद शीशे के सामने खड़ा अपने बालों को तौलिए की मदद से सुखा रहा था। उसका मजबूत गिला जिस्म में से साफ वाज़ा हो रहा था कि वो जिम करता होगा। शहराम ने शीशे में अरीशा का अक्स देखा, जो उसी की तरफ मतवज्जो थी। आपका सारा वक्त यहीं बैठकर गुजारना है? शहराम की आवाज पर वो एकदम से होश में आई और बेड से उठकर अपने सूटकेस से कपड़े निकालने लगी और फिर शावर लेने के लिए चली गई। जब वो बाहर आई तो शहराम अपने हाथ पर लगे हुए जाम पर पट्टी कर रहा था, मगर शर्ट उसने अब तक नहीं पहनी थी। अरीशा अपने गीले बालों को हिलाते हुए ड्रेसिंग की तरफ बढ़ी। उस पास से अनजान के वहीं करीब बेड पर लेटे हुए शहराम के चेहरे पर उसके बालों के छींटे आए थे। वो इस वक्त व्हाइट कलर की शर्ट उसके साथ ही ढीला सा व्हाइट ट्राउजर पहने हुए थी। शेहराम अपना जम अधूरा छोड़कर उठा और उसके पीछे आ खड़ा हुआ। वो शीशे के सामने खड़ी अपने बाल बनाने में मसरूफ थी। झटका तो तब लगा जब अपनी कमर पर शेहराम का लम्स महसूस किया। ये क्या कर रही हो? वो आगे कुछ कहती कि शेहराम की गिरफ्त उसकी कमर पर मजबूत होने लगी, जबकि उसे इशारे से खामोश करा गया था। शेहराम ने उसके हाथ से ब्रश लिया, उसके बालों को सिलझाने लगा। ये अमल वो बहुत ही नरमी से कर रहा था, जबकि अरीशा हैरानकुन अंदाज में शीशे को देखे जा रही थी, जहां वो इन दोनों का एक साथ बनता हुआ अक्स कुछ अलग ही रंग जमा रहा था। शेहराम ने ब्रश को ड्रेसिंग टेबल पर रखा, उसके बालों को आगे करता हुआ खुद अपनी थोड़ी को उसके कंधे पर रखा। परफेक्ट कपल, वो आईने में देखता हुआ चाह से चूर लहजे में कहने लगा था, जिस पर अरीशा ने अपने कमर से उसका हाथ हटाना चाहा, मगर वो बड़े आराम से खड़ा रहा, जैसे उसे कुछ महसूस ही ना हुआ हो रहा। शेहराम प्लीज छोड़े ना मुझे, इतनी प्यारी लगती हो ना तुम ऐसे लहजे में बात करते हुए। अरीशा के नरम लहजे पर शेहराम फिदा सा होने लगा था। कितनी प्यारी लगती हूँ, बताएं जरा। अरीशा स्पाइन नजर से उसको देखने लगी। प्यारी से भी ज्यादा प्यारी, मगर मुझे तुम बिल्कुल भी नहीं पसंद। वो मुंह बनाती हुई उससे दूर हुई। ड्रेसिंग पर रखी हुई परफ्यूम की बोतल उठाकर उसने लगाना शुरू की तो शेहराम ने उसके हाथ से छीन ली। और मैं तुम्हें बिल्कुल भी क्यों नहीं पसंद? शेहराम ने भी उसके ही अंदाज में कहा। क्योंकि मैं तुमसे प्यार। आगे वो जो कहने वाली थी, शेहराम से बाहू भी वाकफ था, इसलिए उसकी बात काटकर बोला, हाँ हाँ मुझे पता है कि तुमसे कितना प्यार करती हो, फिर क्यों बार बार अपनी मोहब्बत का इजहार करती हो? शेहराम के बाप पर अरीशा कुछ मसाने लगी। डीठ इंसान, इंतहा का डीठ इंसान। वो मुंह में बक बक करती हुई बेड पर जा बैठे ताकि मुलाजिम कमरे के दरवाजे पर खड़ा दस्तक देने लगा। आ जाओ। शर्म की रोबदा आवाज पर वो सर झुकाए हुए अंदर आया, जबकि अरीशा के बेशरम इंसान को देख रही थी, जो बड़े आराम से अब तक बिना शर के खड़ा था। साहब जी खाने की मेज पर सब आपका और बेगम साहिबा का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। श्रीराम का मुख्तसर सा जवाब पाकर वो सर झुकाए नहायत एहतराम के साथ कमरे का दरवाजा बंद करता हुआ वहां से चला गया। और कितने लोग हैं इस घर में? शेराम, जो अब आईने के सामने खड़ा बॉडी स्प्रे लगा रहा था, अरशा की बात को नजरअंदाज करता हुआ अब शर्ट पहनने लगा। मैं तुमसे पूछ रही हूँ मिस्टर खरोस। अरीशा के आखिरी अल्फाज सुनकर शेराम उसको घूरने लगा। दो आंखें हैं ना, जब नीचे जाओगी तो खुद ही देख लेना कि कितने लोग हैं। वह तपे हुए अंदाज में अपनी बात मुकम्मल करता हुआ अपने बालों को जेल की मदद से सेट कर रहा था। इधर इधर कहाँ जा रही हो? अरीशा बड़े मजे से चलती हुई दीवार की तरफ जाने लगी। क्या मतलब किधर जा रही हूँ? बाहर जा रही हूँ, दो आंखें हैं ना, दिखाई नहीं दे रहा? अरीशा के तेज लहजे पर शेराम का खून खोने लगा था। वो जब्त करता हुआ उसकी तरफ पलटा। इधर आकर बैठो और आइंदा मेरी इजाजत के बगैर अगर इस कमरे से एक भी कदम बाहर निकाला तो बहुत बुरा होगा, समझी? शेराम अपनी बात कहकर मोबाइल चेक करने में लग गया था, जबकि अरीशा अब तक वहीं पर खड़ी अपनी किस्मत को कोस रही थी कि आखिर उसने उससे निकाह किया ही क्यों था। चलें। वो अपना काम खत्म करता हुआ उसके करीब आया, मगर वो अब तक खोई हुई थी। ओ हेलो, मैं कह रहा हूँ चलें। शेराम उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाते हुए बोलने लगा तो वो एकदम होश में आई और स्पा में सर हिलाकर उसके पीछे चल दी।
वो रोहेल से बात करने के बाद काफी सुकून महसूस कर रही थी, मगर उसकी तबीयत अंदर ही अंदर बिगड़ रही थी, जिसका इल्म अब तक किसी को ना हुआ था। जबकि इंस्पेक्टर रिजवान माही की फिक्र में आते हुए जा रहे थे। वो इस वक्त अपने ऑफिस में बैठे थे जब उन्हें किसी की कॉल आई। क्या मतलब है तुम्हारा? वो कैसे होश में आ गया? क्या तुमने ठीक से उसे बेहोश नहीं किया था? बेहजाद, बात सुनो मेरी। इस जिम्मेदारी में अगर कोई भी कोताही बरती गई तो ये अंजाम बहुत बुरा होगा। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उबलने लगी थी। न जाने वो किन किन मुश्किलों को हल करने की कोशिशों में था। अगर वो वाकई होश में आ रहा था, उसे कुछ खिलाओ पिलाओ, उसे वही बेहोशी की दवा दो। और सबसे ज्यादा अहम बात, अपनी आंखें खुली रखना। अगर वो मुकम्मल होश में आ गया तो उसे संभालना हमारे लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा। समझ रहे हो ना तुम? अपनी बात मुकम्मल करते हुए उन्होंने इस बात में सर हिलाया और फोन बंद कर दिया। और वो एक ज़हीन ईमानदार इंस्पेक्टर था। वो हर एक मसले को बेहद समझदारी से हल करता था, मगर इस मसले को हल करना उसके समझ से बाहर था। एक तरफ ड्रोन का मसला, दूसरी तरफ उनकी जान से प्यारी बेटी की तबीयत, और फिर उनकी ड्यूटी से मतलब केसेस। इन सब में उसका दबाव बिल्कुल सुन होने लगा था। अभी वो इन्हीं सोचों में गुम थे जब उनका मोबाइल बजने लगा। क्या? ये क्या कह रही हो? क्या हुआ है माही को? वह फोन कान पर लगा हुए बाहर को भागे। मिनटों में आंखों ने गाड़ी स्टार्ट की और हवा की तरह दुराते हुए घर की तरफ चले गए। वो पसीने शरबूर वजूद में सीढ़ियां अबूर करते हुए माही के कमरे में आए, जहां मुलाजिम सर झुकाए खड़े थे, जबकि माही बेहोशी के हाथ में बिस्तर पर नडाल पड़े हुए थे। माही, मेरी जान, आंखें खोलो, क्या हुआ है तुम्हें? वो माही के गाल थपथपाने लगे थे, मगर माही का वजूद बेजान पड़ा हुआ था। गाड़ी निकालो। वो माही को गोद में उठाते हुए नीचे की तरफ जाने लगे, जबकि मुलाजिम ड्राइवर को गाड़ी का कहने चला गया था। काफी रात हो चुकी थी, इसलिए वो उसे करीब अस्पताल लेकर गए थे, जहाँ उसका फौरी ट्रीटमेंट शुरू कर दिया गया था। जबकि घर का एक मुलाजिम, जिसे रोहेल ने माही के बारे में हर खबर देने के लिए कहा था, वो मुसलसल रोहेल को फोन किया जा रहा था, मगर दूसरी तरफ नंबर बंद जा रहा था। वो लोग जब लिफ्ट के जरिए नीचे आए तो अरीशा को काफी हंसी मजाक की आवाजें आने लगी। तो वो अंदाजा लगाने लगी शायद शेरहाम के दोस्त आए हुए होंगे। मगर जब वो लोग डायरी हॉल पहुंचे तो सामने बैठे शख्स को देखकर अरीशा हैरान रह गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि सामने टेबल पर इन अनजान चेहरों में से एक चेहरा जाना पहचाना सा था। वो कोई और नहीं बल्कि रोहेल था। रोहेल? अरीशा अभी से कुछ कहती जब शेरहाम ने उसका हाथ पकड़कर रोका, क्योंकि वहां सब अपनी बातों में मसरूफ थे। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि शेरहाम वहां आ चुका था। बात सुनो मेरी, यहाँ पर किसी किस्म का कोई हंगामा करने का सोचना भी मत, तो बेहतर होगा। अगर सबके सामने भी जुबान चलाने की कोशिश की तो वहीं पर ये चलती हुई जुबान को हमेशा के लिए खामोश करवा दूंगा। शेराम उसके हाथ पर अपने हाथ की गिरफ्त मजबूत करने लगा था, जबकि अरीशा उसकी आंखों में आता हुआ गुस्सा देख चुकी थी। तुम सबसे मिले हुए हो ना, यही समझो, मगर एक लफ्ज और नहीं। ये मत बोलो यहाँ आने से पहले हमारे बीच क्या तय हुआ था। उसे आंखें छोटी करते हुए देखने लगा, जबकि अरीशा गुस्से से उसकी तरफ देख रहे थे। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मार देना? जब तुम्हारा वक्त आएगा तो अपने तमाम शौक पूरे कर लेना, लेकिन अभी तुम यहाँ सबके सामने शेराम की बीवी की हैसियत से पेश आओगे। हमारे दरमियान जो कुछ मसाइल चल रहे हैं उन्हें हमारे बीच ही रखो। सबके सामने बिल्कुल भी कुछ भी जाहिर करने की कोशिश भी मत करना, वरना अपने बाप के इंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगे। वो उसे आंखों ही आंखों में कुछ समझाता हुआ उसे अंदर की तरफ ले जाने लगा, जबकि अरीशा अपने डैड का सुनकर पता नहीं क्यों बेबस सी हो जाती थी। वो अब तक खोई हुई थी, जब जिस पर अरीशा ने उसको कमर से थामे वो आगे जाने लगा था, तभी नौफल की नजर इन दोनों पर पड़ी। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, देखो हमारा बीस और उसकी ब्यूटी आ गई। उसके कहने की देर थी, सब लोग इन दोनों की तरफ मुतवज्जो हुए। वो हमेशा की तरह आज भी अपने महसूस किस्म के मगरूराना अंदाज में चलता हुआ अपनी महसूस नशीस पर जा बैठा था, जबकि उसकी वाइफ, जो अब मुकम्मल उसकी मलकियत में थी, उसकी मुखालिफ कुर्सी में बैठे। वैसे तो हमेशा से ही गरूर उस पर बेहद जचता था, मगर आज अपनी मगरूर बीवी का साथ उसकी शख्सियत को चार चांद लगा रहा था। जैसा वो था, मगरूर सा, अकरूसा, खरूस सा, उसे बीवी भी अपने जैसी ही मिली थी। उसकी जोड़ी शायद इस दुनिया में सबसे ज्यादा हसीन और परफेक्ट जोड़ी थी। शेराम एक मगरूर शेर था और अरीशा उसकी खतरनाक शेरनी। अस्सलाम वालेकुम भाभी। बासम के सलाम पर अरशा शेराम की तरफ देखने लगी, जो पहले से उसे देख रहा था। वालेकुम सलाम। बासम के सवाल का जवाब वो धीमे लहजे में देकर खामोश हो गई। कैसी हैं आप आपी? आपकी बार महर उसे मुहातब हुई। ठीक। अरशा ने फिर मुख्तसर सा जवाब दिया, जिस पर शेराम अंदर ही अंदर गुस्से से लाल हो रहा था। आप हमें जानती तो होंगी ना? मतलब 20, मेरा मतलब है शेराम ने आपको हम सब के बारे में बताया तो होगा ना? नौफल की बात पर अरीशा खामोशी से उसको देखने लगी, क्योंकि उसे वो कैसे उन सबको जानती होगी। शेराम ने कभी भी उससे किसी का जिक्र नहीं किया था। अगर वो इधर किसी को जानती थी तो वो सिर्फ रोहेल था, जिस पर अरीशा को इस वक्त इंतहा की हार चढ़ रही थी। नहीं बताया? चलो कोई बात नहीं, मैं हूं ना इन कामों के लिए। मैं आपको बताता हूँ, मेरा नाम नौफल है, और ये जिसने आपको सलाम किया था ना वो बासम है, और जिसने आपका हाल पूछा था ना वो बासम की मंगेतर यानी कि महर माँ है। और ये दोनों जो आप तक खामोश बैठी है ना, इनमें से एक हुरैन है और दूसरा रोहेल। ये दोनों आपस में कजन्स भी हैं और हम सब आपस में बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। नौफल फर्स्ट फुर्सत से तारुफ करवाता हुआ आहरी में
दांत दिखाने लगा, जबकि अरीशा अब तक रुहेल को घूर रही थी और रुहेल भी उसको ही देख रहा था, क्योंकि वो बाहु भी समझ चुका था कि वो उसे क्यों घूर रही है, मगर किसी के सामने कुछ भी कहने से कातर थी। वो समझ चुका था कि शायद बीस ने उसे बहुत अच्छे से हैंडल कर रखा था, जबकि वो इस बात से भी अनजान था कि बीस की ट्रेनिंग अब भी अरीशा पर जारी थी। कैसा रहा तुम सबका सफर? शेहराम लाजिम को खाना सर्व करने का इशारा करते हुए खुद अपनी नशिश से टेक लगाकर बैठ गया और सबसे मुहातब हुआ, बहुत बुरा, बल्कि यूं समझे बहुत ही बुरा। नौफल सबको मुंह बनाता देखकर कहने लगा, जबकि अरीशा को उसकी बात करने के अंदाज पर अंदर ही अंदर हंसी भी आ रही थी। वो लड़कियों की तरह नजाकत से पेश आ रहा था। वाई, बस ऐसे ही। शेहराम के घूरने पर नौफल ने अपने महसूस अंदाज में कहा और खाने में मसरूफ हो गया। बाकी सब भी खाने में मसरूफ हो गए, जबकि अरीशा को इस बार का खाना बहुत पसंद आया था, क्योंकि ये ज्यादा स्पाइसी नहीं था। खाने से फारग होकर सब लोग शेहराम के हुक्म पर डाइनिंग रूम में गए, जहाँ पर शेहराम अपनी बीवी के साथ फुल टशन से अल्लाह के सोफे पर बैठा हुआ था। तो मतलब पार्टी कल है, तमाम इंतजामात मुकम्मल हो गए? हाँ शेहराम, सब कुछ डन है, बस कल शाम में हमें वहां पर जाना है। रुहेल की बात पर शेहराम ने स्वाब में सर हिलाया। तुम सब आज शाम शॉपिंग पर जाओगे और यहाँ की पार्टी के हिसाब से अपने लिए ड्रेस खरीदोगे। तमाम काम आज ही मुकम्मल करने हैं, कल पर कुछ भी नहीं छोड़ना, समझ रहे हो ना? शेहराम ने एक एक को देखकर अपनी बात मुकम्मल की, जिस पर सब हाँ में सर हिलाने लगे। कार्ड्स डन शेहराम, द मटेरियल ऑल डन। शेहराम अरीशा को उनकी बातों का मतलब बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो सब आपस में कोड वर्ड्स में बातें कर रही हो। अब तुम लोग आराम करने जा सकते हो, शाम तक शॉपिंग डन होनी चाहिए एंड रात खाने के वक्त तुम सब मुझे यहीं मिलना, कुछ जरूरी काम है। शेहराम के पापा सब लोग हाँ में सर हिलाते वहां से चले गए, जबकि अरीशा अब तक उसके पहले में बैठी उसकी बातों को समझने की कोशिश कर रही थी। क्या हुआ? शेहराम से खामोश बैठे देखकर मुहातब हुआ, ये सब क्या था? क्या सब तुम्हारी और तुम्हारे दोस्तों की अजीब सी बातें? अरीशा ने अजीब से मुंह बनाते हुए कहा, जिस पर शेहराम ने बामुश्किल अपनी हंसी कंट्रोल की। वैसे तो वो बिल्कुल भी मुस्कुराने का आदी नहीं था, मगर अरीशा को किडनैप तुम अपने छोटे से जहन पर जोर डालना छोड़ दो, ये सब तुम्हारे समझने की बातें नहीं है। शेहराम के बाप पर वो लापरवाही वाले अंदाज में वहां से उठकर जाने लगी, जिस पर शेहराम ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने ऊपर गिरा लिया। ये क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी नहीं, रोमांस है माई क्वीन। दूर हटो, कोई आ गया तो डोंट वरी, मेरी इजाजत के बिना यहाँ कोई नहीं आएगा। शेहराम ने पुरसुकून से अंदाज में कहा, जबकि लहजे से शरारत टपक रहे थे। अरीशा बेयकीनी से उसको देख रही थी। जो शख्स कुछ देर पहले सबके सामने एक टशन से बैठा हुआ रोबदा आवाज में बात कर रहा था, अब वही शख्स कितनी बेशर्मी से उसको देखे जा रहा था। नर्वस ब्रेकडाउन। डॉक्टर ने माही का मुकम्मल मुआयना करने के बाद मुख्तसर अल्फाज में कहा, जिस पर रजवान ने सर पकड़ लिया। इस ट्रिप के बाद उन्हें घर ले जा सकते हैं और प्लीज कोशिश करें कि उन्हें किसी किस्म की कोई टेंशन ना मिले। इन्हें आराम की सख्त जरूरत है, उनको हर तरह के स्ट्रेस से दूर रखें। डॉक्टर अपनी बात मुकम्मल करता हुआ रूम से बाहर चला गया था, जबकि माही अब तक मुकम्मल तौर पर होश में नहीं आए थे, मगर अंदर ही अंदर वो अभी रुहेल को पुकारे थे। कुछ ही देर में उसे मुकम्मल होश आने लगा था तो रजवान उसके करीब आए। माही बेटा, बाबा। माही की आंखों से आंसू जारी होने लगे थे। मेरी जान, प्लीज मत रो बच्चे, तुम्हें पता है डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओगी। बाबा, मुझे घर जाना है। माही उनकी बात को नजरअंदाज करते हुए घर जाने का कहने लगी। जी जी मेरा बच्चा, बस ये ट्रिप खत्म हो जाए फिर हम घर चलेंगे। रिजवान ने उसके माथे पर बोसा दिया। कुछ ही देर में उसकी ट्रिप खत्म हुई तो वो लोग घर आ गए थे। माही को खाना खिलाने के बाद रिजवान ने उसे मेडिसिन दी और सुला दिया। रिजवान अपनी बीवी से बेइंतहा मोहब्बत करता था। फिर एक दिन उनकी जिंदगी में माही आ गई, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी जन्नत बन गई थी। जब वो 2 साल की हुई तो उसकी माँ एक एक्सीडेंट में गुजर गई थी। तब से लेकर अब तक रिजवान ने माही को माँ बाप दोनों बनकर हया रखा था। वो इसकी परवरिश में किसी किस्म की कमी नहीं चाहते थे। वो अपनी नौकरी और घर दोनों पर पूरा पूरा ध्यान देते थे। पिछली रात की तरह वो आज भी उसी के कमरे में मौजूद उसके सामने बैठे हुए अपनी बीवी को याद कर रहे थे। उनने जिसको भी जान से ज्यादा अहमियत दी थी, वो लोग उनकी जिंदगी से दूर चले गए थे। वो लोग उनकी जिंदगी से दूर कर दिए गए थे। पहले उनके वालिदैन, फिर उनकी जान से प्यारी बीवी और फिर उनका जान से प्यारा दोस्त, और अब उनकी जिंदगी सिर्फ अपनी बेटी की वजह से हसीन थी। और अब वो माही को खोने से बेइंतहा डर रहे थे। या अल्लाह पाक, तेरी रजा के हाथ मैंने अपने प्यारों को खो दिया, तेरी रजा में राजी रहा। मेरे अल्लाह, अब मुझे किसी इम्तिहान में ना डालना, मुझे मेरी बेटी से दूर ना करना। वो दिल ही दिल में अपने रब से दुआ कर रहे थे, तभी उन्हें माही की आवाज़ सुनाई दी। उनने जल्दी से आंखें खोले। रोहेल। माही मसासा बस एक ही नाम लिए जा रही थी, माही। माही बेटा। बाबा, रोहेल उसे बचाएं, वो लोग उसे मार देंगे। रोहेल। माही नींद में थी, शायद इसका डरावना ख्वाब था, मगर रिजवान अब सवालिया नजर से नींदों में ही खोई हुई माही को देख रहे थे।